हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडीए एंड ईसीपी। तो आपका स्क्रीनिंग है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का 14 जून को है और उसमें 100 में से 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा से रिलेटेड आएंगे और हरियाणा के जो क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड या पॉलिटी या आपका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडस्ट्रीज़, वो उसमें एक पैटर्न और एक ऑर्डर है। उस पैटर्न एंड ऑर्डर को अगर आपने समझ लिया और आपने कंटेंट अकॉर्डिंगली तैयार कर लिया तो मेरे को लगता है बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो हरियाणा से रिलेटेड है। आज का मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा लेक्चर है लेकिन इसमें बहुत कंटेंट कवर हो रहा है हरियाणा से, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं आप ये वीडियो मिस नहीं कर सकते, ये डॉक्यूमेंट मिस नहीं कर सकते। आप इसको करना है, अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना। मेरे को लगता है थोड़ा लंबा वीडियो है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा इसमें प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चंस मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपने तैयारी करनी कैसे। और उससे पहले मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा कि क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है। टाइम के अकॉर्डिंगली कोई इवेंट अगर हरियाणा में हुआ तो आपको बोल रहा है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, उस पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको लगा दो। स्टार्ट करते हैं। 2 नवंबर को जो हरियाणा में पेपर हुआ था, ये स्क्रीनिंग का जो आपका सिलेबस दिया गया था, तो 2 नवंबर को जो आपके पेपर हरियाणा में हुए थे मॉर्निंग इवनिंग में, वो हमारे लिए एक रेफरेंस है। उसी को देख के हम आपको आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब इवेंचुअली आपके पास से 2 जॉब्स के लिए ही रिक्रूटमेंट चल रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर, सब डिविजनल इंजीनियर। और ये अनाउंसमेंट हुआ था 14 मई को कि 14 जून को इसका एग्ज़ाम आपका स्क्रीनिंग होगा। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग में डरे हुए हैं कि स्क्रीनिंग में कैसा होगा। तो 2 नवंबर को जो पेपर हुए थे फ्रेंड्स, उसका मॉर्निंग और इवनिंग का ये एनालिसिस कि कहाँ से कितना टॉपिक आया था। तो आप देख रहे हैं कि हरियाणा में से 20 क्वेश्चन आए थे, मॉर्निंग में भी 20 क्वेश्चन और इवनिंग वाले पेपर में 20 क्वेश्चन आए थे। और मेरे को लगता है 1/5 या 20% हरियाणा का सिलेबस उसमें रहेगा। अब हरियाणा की जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने तोड़ा है कुछ टॉपिक, सब टॉपिक्स के अंदर। तो हरियाणा जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं वो आप इस तरीके से कर सकते हैं और उसी का डिटेल आपको प्रोवाइड कर रहा है यूरोपीडिया। सारे के सारा आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये कंटेंट ले लें आप, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, इसको ले लें और इसको रिवाइज करना स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हरियाणा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीज़ें आती हैं, मतलब टाइम के हिसाब से जैसे होती हैं कि जैसे 1857 का रिवोल्ट 1857 में हुआ, हरियाणा का फॉर्मेशन 1966 में हुई, कोई बीच में और वो आपको दे देगा पानीपत की फर्स्ट वॉर कब हुई। ऐसे वो ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा। हिस्टोरिकल इवेंट के साथ साथ क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आपके इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी सेटअप से भी आ सकते हैं कि बताइए एनआईटी कुरुक्षेत्र कब बना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बना, छोटू राम जो यूनिवर्सिटी वो कब बना, पानीपत रिफाइनरी कब बना, मारुति कब हरियाणा में आया। ऐसे भी आपसे इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कोई कब क्रिएट हुई वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ कब बनी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली एक ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वही मेजॉरिटी आपको मैं आज इसी लेक्चर के अंदर कवर करके दे रहा हूँ। जैसे हरियाणा आपका 1966 में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा बना 1956 में, हरियाणा वॉज नोवेयर, कहीं नहीं था, लेकिन वो बना 1966 में हरियाणा की फॉर्मेशन हुई। अब पहले मैं आपको 2 नंबर मॉर्निंग और इवनिंग में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन कैसे आए थे वो मैं थोड़ा सा बता दूं। क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर आप क्रोनोलॉजी, मैंने आपको ये बताया था कि पेपर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि साहब डिफिकल्ट पेपर है हरियाणा का, जो स्क्रीनिंग 2 नवंबर को हुआ था 2025 में, लेकिन उसमें हर क्वेश्चन के अंदर एक क्लू था। अगर आप वो क्लू पकड़ लेते तो आपको पता लग जाता कि हाँ क्वेश्चन बहुत आसान था। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ना जरा ध्यान से। हड़प्पन साइट राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी वो काफ़ी बड़ा, मतलब सबसे पुरानी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो साइट्स हैं हरियाणा में, उसमें राखी गढ़ी जो है हरियाणा का वो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट नोन हड़प्पन सिविलाइजेशन है इंडिया का। वो बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो 4th आपका पॉइंट है वो ध्यान से पढ़ने वाला है। टेराकोटा सील्स राखी गढ़ी में जो मिली हैं वो इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस को शो करती हैं। अब क्रोनोलॉजी होता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। आज मैं आपको क्रोनोलॉजी जो कराऊंगा फ्रेंड्स, वो आपका प्री हिस्टोरिक एरा से लेके फिर प्री आपका अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वैदिक एरा। तो इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस बाद में आया है और आपका ये जो
हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसमें राखी गढ़ी की बात कर रहे हैं वो पहले आया है। इसका मतलब हमें साफ पता लग गया चौथी स्टेटमेंट तो गलत है। अगर आपको ये पता लग गया चौथी स्टेटमेंट गलत है तो एक ही आंसर आपके पास बनता है इसमें से, क्योंकि बाकी 3 चॉइसेस आपकी नेग्लेक्ट हो जाती हैं। तो जो पेपर फ्रेम हुआ है हरियाणा का 2 नवंबर का, वो पेपर जब मैंने शुरू में देखा तो मेरे को लगा यार हाँ ये नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा मांगा है उसने, लेकिन बाद में जब उसको डेप्थ में एनालिसिस किया तो ऐसा लगा कि हर क्वेश्चन के अंदर एक क्लू पड़ा हुआ है। अगर आपका मेंटल मैपिंग वैसा होगा कि क्लू ढूंढना है मेरे को, हाँ ये चीज़ तो ऐसी नहीं है, और क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आपको पता लग गया कौन सी चीज़ कब हुई, जो इस डॉक्यूमेंट मैंने आपको काफ़ी दिए, तो आपको पता लग जाएगा हाँ इंडो ग्रीक तो नहीं हो सकता। तो बाद में ऑब्वियसली ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है इसको गो थ्रू जरूर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हु नोस कि राखी गढ़ी अगली बार पूछ ले कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में राखी गढ़ी जो आता है और कौन से रिवर बेसिन के ऊपर ये बना हुआ है, और ये कब जैसे हुआ था और कितना इसका जो भी है कौन सा इसका एरा था, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कोई ना कोई वैसा क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी में बताता हूँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसने साफ क्वेश्चन पूछा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे, कि बताओ भाई हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसा हुआ। मारुति उद्योग की बात उसने पूछ ली, फिर उसने कुंडली जो मानेसर पालवाल एक्सप्रेस वे उसकी बात कर ली, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बात कर ली, पानीपत रिफाइनरी कब बनी उसके बारे में बात कर ली। तो ये उसने बेसिकली ऑर्डर के बारे में पूछा कि कौन सी चीज़ कब पहले आई, उसका ऑर्डर के बारे में। तो हमने नीचे इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और मैंने इकोनॉमी में भी ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो मैं इकोनॉमी के लेक्चर में भी कवर करूंगा, तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कौन सी चीज़ कैसे कवर हुई है। ये आपने करते चले जाना। नीचे इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दी है कि मारुति उद्योग जो हरियाणा में आया वो बहुत बड़ा एक बेसिकली पुश था, क्योंकि मारुति उद्योग के हरियाणा में फैक्ट्री लगाने के बाद ही आप मान के चलो कि गुड़गांव, जिसको आप गुरुग्राम बोलते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा स्टार्ट हुआ। फिर DFL वगैरह ने उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। पानीपत रिफाइनरी आई 1998 में आई। तो मारुति उद्योग कब आया, फिर उसके बाद आपका गुरुग्राम की डेवलपमेंट कब हुई, प्रोडक्शन फैसिलिटी जैसे 1982 1983 में हुई। आपको लिंक बिठाना पड़ेगा कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो यहाँ पे मारुति उद्योग पहले आया, फिर उसके बाद पानीपत रिफाइनरी वगैरह की बात की हमने, वो चीज़ हुई। और उसके बाद ये जो पानीपत रिफाइनरी है वो एशिया, साउथ एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स में आता है, और इतनी इसकी कैपेसिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRC मानेसर है, उनके बारे में बता दो। तो ये ऑब्वियसली मैं आपको एक डिटेल उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, आज के लेक्चर में भी है, और इसकी डिटेल मेरे को लगता है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन हरियाणा और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन हरियाणा, उसके ऊपर भी एक छोटा सा लेक्चर ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्बन डेवलपमेंट इवेंट से पूछ लिया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम कब बना, फरीदाबाद मेट्रो लाइन कब बनी, फिर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट हुड्डा कब बना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद कब बना। तो आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद ये 2 चीज मान लो जो आपके हुड्डा के बाहर हैं, अदरवाइज हुड्डा के अंदर आता है सारा, लेकिन फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वो उसको सारी चीज़ को देखता है। ये आपको थोड़ा सा उसका क्रोनोलॉजिकल, तो इससे हमें पता लगा हमें ये चीज़ को भी कवर करना है। फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1966 में हरियाणा बना, और ऑब्वियसली मैंने आपको ऊपर मैप भी दिखाया कि हरियाणा की डिमांड नहीं थी, डिमांड बेसिकली पंजाब की, कि हमें अलग से पंजाबी स्पीकिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना लैंग्वेज के बेस पे। हिमाचल को हिल एरिया उसको अलग कर दो, जहां पंजाबी बोली जाती है उसको पंजाब बना दो, जहां हरियाणवी बोली जाती है उसको हरियाणा बना दो। शाह कमीशन की रिकमेंडेशन थी, और हरियाणा 17th स्टेट बना। तो फ्रेंड्स ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, सोल्यूशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको साथ साथ ऐड करते चले जाएंगे। ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सोल्यूशन से भी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आर्य समाज रिफॉर्म मूवमेंट जो आई थी वो बेसिकली मेजर सेंटर बना, और कहाँ पे ये सारी की सारी रिफॉर्म मूवमेंट आई थी, इस तरीके से। अब ये भी एक क्रोनोलॉजी से ही रिलेटेड है, अगर आप करोगे उसको कि कौन सी चीज़ कब आई, कहाँ आई, किस जगह पे आई, तो आर्य समाज मूवमेंट कैसे कैसे डेवलप हुई वो भी हमने नीचे सारा कवर किया है। कौन उसके मेन प्रोपोनेंट थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी हमने किया है। फिर आपको बेसिकली वैदिक एज में हरियाणा का क्या रोल रहा है, वैदिक एज में हरियाणा कहाँ आता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हरियाणा का जो पेपर स्क्रीनिंग सेट हुआ है ये AI के थ्रू हुआ है। इसका साफ हमें पता है कि AI के थ्रू हुआ है, वो गलत बात नहीं है। AI के थ्रू क्वेश्चन बनाना भी एक स्किल है, एक आर्ट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे यूज हो रहा है, उससे चीज़ें अगर इंप्रूव हो रही हैं, एफिशिएंसी हो रही है, तो कोई गलत नहीं है उसमें। बस आपको अपनी तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंगली करनी है। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ
पेपर सेटर एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर, कि अगर पेपर सेटर ने एआई के थ्रू बनाया, लार्जली एआई 1 2 3 करेक्ट देता है, फोर्थ को करेक्ट नहीं देता। लेकिन नहीं, अगर मैं इसका प्रॉम्प्ट चेंज कर दूंगा तो वो 2 3 4 भी करेक्ट देगा, जो यहाँ पे चेंज हुआ भी था। एनीहाउ, वैदिक एज में हरियाणा क्या है उसके बारे में डिस्कशन। फिर यहाँ पे जो डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया कि वैदिक में क्या है, पानीपत, बेसिकली पानीपत का पुराना नाम क्या है, जैसे एंशियंट पनप्रस्थ इसको बोलते थे, जो महाभारत में मेंशन है, 5 विलेज प्राष्ठास जो पांडवा के लिए डिमांड किए गए थे। आपको ध्यान होगा महाभारत में आप एक सीन आता है जहाँ पे दुर्योधन बोलता है कि मैं इनको कोई ज़मीन नहीं दूंगा, तो वहाँ पे हस्तिनापुर में कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है हस्तिनापुर रख लो, मैं 5 गांव मांग रहा हूँ पांडवों के लिए। वो 5 गांव क्या हैं, वो बेसिकली पानप्रस्थ जो इसको प्राष्ठा बोलते हैं, 5 विलेजेस महाभारत के अंदर, राइट। और वैदिक टेक्स्ट में इसको मेजर सेंटर सच वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन बाद में इसको मेंशन किया गया था महाभारत में, राइट। सो ये रीजन जो है सरस्वती और द्रिशार्धवती रिवर्स के बीच में आता है, और ये ब्रह्मव्रत लैंड ऑफ गॉड्स इसको बोला जाता था। तो ये सारे के सारा आपका इन्फॉर्मेशन नीचे भी मैंने शेयर किया आपके साथ। तो कुरुक्षेत्र ब्रह्मव्रत को ही बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए कि कुरुक्षेत्र का मेन जो नाम था वो क्या था उस टाइम पे, क्या उसको बोलते थे एंशियंट नाम, और कौन सी रिवर्स के बीच में आता था। सरस्वती रिवर वगैरह अब तो है ही नहीं, वो मिथोलॉजिकल रिवर हैं। तो कौन कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है और कौन सी रिवर्स के बीच में आता है, और मेन सेंटर ऑफ लर्निंग उस टाइम पे क्या होता था, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो राइट, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। भगवानपुरा बेसिकली कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है भगवानपुरा, और एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, और इसने पेंटेड ग्रेवियर PGW, राइट, PGW कल्चर जो है वो भगवानपुरा से रिलेटेड है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये लेटर वैदिक आयरन एज पेंटेड ग्रेवियर जो है वो लेटर वैदिक एज या आयरन एज से रिलेटेड है। तो आयरन एज काफ़ी लेट आई थी, उस एज से रिलेटेड है। फिर आपके रीजन असर्शन टाइप कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है कि जो एक्सट्रीम वर्ड है, जैसे सोलली ड्यू टू दिस या इरिगेशन प्लेज नो रोल, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं जहां एक्सट्रीम होते हैं, उन क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो थे आपके मॉर्निंग वाले। अब देखो काफ़ी क्वेश्चन मॉर्निंग वाले क्रोनोलॉजी और हरियाणा के बेस पे आए थे। अब इवनिंग वाले क्रोनोलॉजी के बेस पे जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, आर्य समाज मूवमेंट कब आई, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो अंबाला कैंट से स्टार्ट हुआ, हरियाणा स्टेट कब बनी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वही मैंने आपको नीचे आज प्रोवाइड किया, वो ऑर्डर प्री वैदिक एरा, प्री हिस्टोरिक एरा से हम स्टार्ट किए हैं, स्टोन एज से स्टार्ट किया और मॉडर्न तक हम गए। सो जहाँ पे गुरुग्राम वगैरह क्रिएट हुआ वहाँ तक हमने इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली कवर करने की ट्राई किया है। ये देखो यहाँ पे आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है कि बताओ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बना और हरियाणा एज अ सेपरेट स्टेट कब बना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ। तो बैटल ऑफ पानीपत वगैरह के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा है कि कब कौन सा बैटल वगैरह हुआ है। फिर प्री हड़प्पन, देखो हड़प्पन से पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह की बात चलती है तो भाई 2500 साल BC बिफोर जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ। आज हम 2026 की बात करते हैं तो 2500 BC का मतलब है कि 2000 उसमें और जोड़ लो, तो 5000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह की बात करते हैं। ये बेसिकली 7500 BC की बात करते हैं, तो आज से कितने साल पहले 2000 और जोड़ लो तो 10,000 साल पहले की बात कर रहा है वो। बेसिकली प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले की बात कर रहा है। तो बेसिकली कहाँ पे बेसिकली जो एविडेंस मिले हैं सेटलमेंट लेयर्स के, तो भिराना जो है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और वन ऑफ द अर्लीस्ट प्री हड़प्पन सेटलमेंट है जो वहाँ पे पता लगी। तो ओल्डेस्ट, मैंने अभी लार्जेस्ट भी आपसे बात की, अभी ओल्डेस्ट की बात कर रहा है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वहाँ से क्वेश्चन बना था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फर्स्ट बैटल लगा दो, बैटल ऑफ करनाल लगा दो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लगा दो, तराइन की लड़ाइयाँ हुई हैं पृथ्वीराज चौहान की, तराइन बैटल 1100 कुछ में, 1191 1192 में हुई हैं ये सारी की सारी, तो उनके बारे में बता दो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मेन लड़ाइयाँ हरियाणा की लैंड में हुई हैं, वो एंशिएंट में हुई हैं या मॉडर्न में 1857 का रिवोल्ट हुआ है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कब हुई है। ये अगर आपको पता लग गया तो आप एग्जाम के क्वेश्चंस आपके आसानी से निकल जाएंगे। पहले आपको ना, और मैं 1 महीना मोर देन सफिशिएंट है फ्रेंड्स,
आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या हुई, और कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपने बस उसको ढंग से रिवाइज करना है। मेरे को लगता है अगर आप कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करके जाएंगे वहां, आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। कौन सा ग्रीन रिवोल्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुई? हाई यील्ड वैरायटी सीड इंट्रोड्यूस हुए, फिर ट्यूबवेल से इरिगेशन हुई, वीट आउटपुट डबल हुई, हरियाणा। देखो अब ये भी एआई जनरेटेड का एक और एग्जांपल। मैंने जितने एआई के थ्रू क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करने की ट्राई किया, लार्जली मेरे को उसने ये 1 2 3 4 दिया। अब क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? मैंने आपको फिर बोला ट्रिक यूज करो एंड कॉमन सेंस यूज करो, और हरियाणा के आपके क्वेश्चन स्क्रीनिंग के निकल रहे हैं। सबसे पहले सीड इंट्रोड्यूस करोगे, फिर इरिगेशन आएगा, फिर आपकी वीट की आउटपुट डबल होगी, फिर हरियाणा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का कंट्रीब्यूटर बनेगा। सोच के देखो ऑर्डर चेंज करके कि नहीं पहले इरिगेशन आएगा कि पहले सीड आएगा। पहले हाई यील्ड वैरायटी की सीड इंट्रोड्यूस करोगे या पहले आप इरिगेशन इंट्रोड्यूस करो? भाई पहले तो सीड ही आएगा ना आपके पास, फिर इरिगेशन आया, फिर इरिगेशन आया, सीड आया, उसके बाद वीट आउटपुट डबल होगी। अब सोच के देखो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले 1 2 3 4 ये तो उसने दे दिया, चलो ठीक है, पहले दो मतलब पहले ट्यूबवेल आया, उसके बाद हमने सीड इंट्रोड्यूस किया, फिर वीट आया, फिर आपका ये आ गया, लास्ट में हरियाणा जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का कंट्रीब्यूटर बन गया, लीडिंग कंट्रीब्यूटर। 4 तो लास्ट में ही आएगा। लीडिंग कंट्रीब्यूटर तब बनेगा ना फूड कॉर्पोरेशन का कि पहले वीट आपकी डबल होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पहले लीडिंग बन गया फिर वीट बाद में आई। तो कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि जिन इंडिविजुअल ने कॉमन सेंस यूज की, वहां पे ट्रिक यूज किए, वो तो स्क्रीनिंग में बहुत अच्छा पास हो जाएंगे। बिना नॉलेज उतना ही, नॉलेज का वाला गेम, ऑब्वियसली नॉलेज एक लेवल का नॉलेज किस लिए चाहिए होता है? कॉमन सेंस भी नॉलेज से ही आती है। आपके पास जरा भी नॉलेज नहीं है तो सब्जेक्ट का कॉमन सेंस डेवलप नहीं होगा। नंबर 2, अगर आप पढ़ के जाओगे, अगर अच्छे तरीके से तैयारी करके जाओगे तो वहां पे कॉन्फिडेंस होगा आपको कि मैंने तैयारी करके आए हो, इसलिए वहां पे ध्यान भी, कंसंट्रेशन भी करोगे। अब एज अ टीचर कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि आपको पता होता है कि आपने पढ़ा हुआ है, बहुत चीजें पढ़ी हैं, मेरे को नहीं आएगा तो किसको आएगा यार, तो कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ी सी। तो टीचर कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि उसको नॉलेज होता है, तो अगर आप पढ़ के जाओगे नॉलेज आएगा, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस से आपकी कॉमन सेंस डेवलप होगी। तो अकॉर्डिंगली आप ऐसा करोगे, राइट। फिर ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967-68 में हरियाणा में स्टार्ट हुआ था। 66 का क्रिएशन है। हरियाणा जैसे ही क्रिएट हुआ 66 में, सबसे पहला चैलेंज मुख्यमंत्री वगैरह को ये था कि भाई यहाँ पे जो लोगों के पास कुछ भी खाने वाने का क्रॉप भी नहीं है, तो क्रॉप कैसे बढ़ाना है। क्रॉप बढ़ाने के लिए फिर हमने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। वर्गी कुरियन वगैरह ने सारे के सारा, स्वामीनाथन का मॉडल आया, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, तो फिर वो सारे का सारा जो क्रॉपिंग बढ़ा, जो ईल्ड बढ़ी, वो उसके पीछे कारण था इरिगेशन का, फर्टिलाइज़र का, ऐसी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की 1967-68 में, उससे ये सारे का सारा आपका बढ़ा। तो 66 हरियाणा का क्रिएशन, ग्रीन रिवोल्यूशन उसके बाद का क्रिएशन, ऐसे ऐसे सारे का सारा हुआ, राइट। इंप्रूव्ड इरिगेशन और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के चलते और फर्टिलाइजर के चलते, तो ये पीछे कुछ उसके कारण थे कि हरियाणा के अंदर आपका किस तरीके से सारे का सारा बढ़ा, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हरियाणा एक मेन लीडर बन गया। तो ये फ्रेंड्स आपने देखा कि जितने भी 2 नवंबर को मॉर्निंग और इवनिंग में पेपर हुए हैं, उसके पीछे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन थे कि क्रोनोलॉजी कैसे बनना है, कैसे आए, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोनोलॉजी का। तो आपने क्या करना है, मैं जो अभी नीचे आपको करवाने वाला हूं, हिस्ट्री वाला पार्ट, चाहे इकोनॉमी वाला पार्ट, चाहे इंडस्ट्री वाला पार्ट, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाला पार्ट, चाहे वो आपका मूवमेंट्स वाला पार्ट, सोशल मूवमेंट्स वाला पार्ट, आर्य समाज मूवमेंट्स वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं, यहां से हमें पता लग गया कि हरियाणा में क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं, ये हमें पता है। अब उसके बाद आपने वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपने वो इंफॉर्मेशन को ध्यान से रिमेंबर करना है, रिवाइज करना है, उस इंफॉर्मेशन को याद करना है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पे फिर आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा और उसके बेस पे फिर आप आंसर लगा पाओगे। और लास्ट में जैसे ये सारे का सारा जब हो जाएगा, ये लंबा वीडियो है थोड़ा मेरा, लास्ट में जब आप सारा कर लोगे तो क्वेश्चन जरूर लगा लेना। क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज देखो मैं इसको जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, 17 मई है आज, मान के चलो मई के एंड तक आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए स्क्रीनिंग पेपर के लिए। पूरे पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं हरियाणा की बात कर रहा हूं, पूरे पेपर के लिए कि आपका स्क्रीनिंग निकल जाएगा। 14 जून का एग्जाम है। अगर आप मेहनत करते चले जाओगे, अगर रिवाइज करते चले जाओगे तो वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया और गलत तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो की तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम। ये सारे के सारा मैंने आपको बताया जो
25 में आपका नवंबर 2 को जो पेपर हुए थे उसके बेस पे क्रोनोलॉजी का हमारा किस तरीके से बना था वो हमने देखा सारे का सारा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि क्रोनोलॉजी में हम प्री हिस्टोरिक एरा से स्टार्ट करके प्री हिस्टोरिक से लेके लेटर वैदिक तक हम इसको कवर करेंगे, फिर हम मॉडर्न की तरफ आ जाएंगे। हम इसको सारे के सारे टॉपिक को अकॉर्डिंगली करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। और क्रोनोलॉजी में ट्राई टू अंडरस्टैंड प्री हिस्टोरिक, एक टर्म होती है प्री हिस्टोरिक, मतलब हिस्ट्री जब से लिखी जाना स्टार्ट हुई, जब बोली जाना स्टार्ट हुई उससे भी पहले। तो आप बोलोगे सर जब लिखा भी नहीं हुआ, कुछ किसी ने बताया भी नहीं, तो पता कैसे लगा? कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू आपको पता लग जाता है कि पहले क्या होता था। या आपने कुछ देखा, रिवील हुआ, कोई डायग्राम, आपको कुछ चीज़ें मिली, कोई इमेजेस मिली। लोग पहले लिखते तो नहीं थे, लेकिन जानवर की तो बना ही सकते थे। तो जो जो मिला वहाँ से हमें पता लगता है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक टर्म का मतलब हुआ बहुत ही पुराना। फिर उससे बाद आपका टर्म आ जाती है हड़प्पन, प्री हड़प्पन। प्री हिस्टोरिक सबसे पुराना, फिर प्री हड़प्पन, हड़प्पा से भी पहले, फिर लेटर हड़प्पन, एंड तक आते आते फिर आ गया वैदिक एरा, वैदिक टाइम स्टार्ट हो गया। और वेद में भी अर्ली वैदिक ऋग्वेद है और लेटर वैदिक जिसमें कुरुक्षेत्र की वॉर हुई थी, महाभारत की वॉर कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो समझो जरा कैसे है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे पुराना क्या है? प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से भी पहले, मतलब प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होगा वो उसको स्टोन एज बोलते हैं। हम अभी प्री हिस्टोरिक से लेटर वैदिक तक चलेंगे। तो प्री हिस्टोरिक आपका बहुत ही पुराना होता है, मतलब लाखों साल पुराना समझ लो आप, से लेके 10,000 साल पुराना तक। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन 4-5 हजार BC, मतलब अभी से कितना पीछे? 6-7 हजार साल पीछे। मतलब मान लो 10,000 साल पीछे तक चले जाओ तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे पहले नहीं होती थी, उससे पहले प्री हिस्टोरिक आया। तो प्री हिस्टोरिक से फिर प्री हड़प्पन, प्री हड़प्पन मतलब हड़प्पा से पहले, वो यही टाइम है 10,000 BC तक। हड़प्पा कब हुआ? मान लो 4000 साल BC, 4000 BC मतलब 6000 साल आज से। तो 6000 साल आज से मतलब हड़प्पन की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। उससे भी पीछे चले जाओ तो प्री हड़प्पन हो गया। तो प्री हिस्ट्री से प्री हड़प्पन, फिर प्री हड़प्पन से हड़प्पन, हड़प्पन में भी लेटर, हड़प्पा की भी 3 स्टेजेस हैं, अर्ली, फिर बीच वाली, फिर लेटर। उसका वैदिक एरा स्टार्ट हो गया। तो ऋग्वेद, जब हड़प्पन खत्म हुआ तो ये सारा स्टार्ट हुआ। ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सारा हुआ। फिर उपनिषद आए। तो लेटर वैदिक जो हुआ, वेदास का जो एंड था, वहां पे महाभारत की लड़ाई हुई। और ऐसा बोला जाता है कि द्वापर युग से फिर कलयुग स्टार्ट हो गया महाभारत की लड़ाई के टाइम पे। वो 1000 BC की बात है, मतलब 3000 साल पीछे चले जाओ आप आज से, तो बोलते हैं कि कलयुग स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आपका ये टाइम आपको याद करना है। अब ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्री हिस्टोरिक मतलब स्टोन एज से चैल्कोलिथिक एज तक। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब स्टोन एज, जिसमें आप पत्थर यूज करते थे। चैल्को होता है कॉपर। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि पहला मेटल जो ह्यूमन बीइंग को पता लगा वो कौन सा था? कॉपर। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इस एज को ही बोलते हैं। और ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर का ही एक एलॉय है, जिसमें 88% तो होता है कॉपर और 12% होता है टिन। तो ब्रॉन्ज एज, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज एज थी, चैल्को कॉपर एज थी। तो सबसे पहला एलिमेंट जो ह्यूमन बीइंग को पता था मेटल, वो है कॉपर। आयरन बहुत बाद में आया, लेटर वैदिक में आया। तो मान सकते हो कि महाभारत के टाइम पे लोगों को आयरन का पता था, तो आयरन बहुत बाद में आया। उससे सबसे पहले कौन सा आया? कॉपर आया। और ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर का ही एलॉय है। तो ऑब्वियसली ब्रॉन्ज आने से पहले कॉपर आया होगा। उससे पहले क्या था? पत्थर था, स्टोन, फिर चैल्को, फिर ब्रॉन्ज, फिर आपका आयरन। ऐसे आपको समझना है। और मैंने आपको बता दिया कि लेटर वैदिक मतलब आपका महाभारत। तो महाभारत के टाइम पे लोगों को आयरन का नॉलेज था। तो पैलियोलिथिक, अब ये नाम आपने याद रखना है क्रोनोलॉजी। पहले क्या आया? पैलियोलिथिक, फिर क्या आया? मेसोलिथिक, फिर क्या आया? नियोलिथिक, फिर क्या आया? चैल्कोलिथिक। ये 4 नाम याद कर लेने हैं। अब ये मैं समझा भी सकता हूं। पैलियो से आपने पता लगाना कि पहले, राइट? पहले मतलब जो पहले है। और चैल्को का मतलब होता है कॉपर। तो पहले मतलब पत्थर होता था, ये स्टोन होता था। यहां पे भी आपका स्टोन, लेकिन ये स्टोन आपका माइक्रोलिथ, लिथ होता है बेसिकली पत्थर। तो पहले अनपॉलिश्ड स्टोन होता था। जैसा भी पत्थर आपको मिला आपने उसी को यूज करना स्टार्ट किया। फिर ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि जैसा पत्थर मिला वैसा नहीं, उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया, शार्प कर दिया, तोड़ा, उसका औजार बना दिया। जानवर मारना है तो आपको शार्प पत्थर से मार सकते हो, जिसको बोला माइक्रोलिथ। मतलब पत्थर बनाया लेकिन छोटा छोटा टुकड़ों में, शार्प पत्थर बना दिया आपने, वो हो गया मेसोलिथिक।
नियोलिथिक हो गया। फिर आपने क्या करना, नियोलिथिक फेज में क्या करना स्टार्ट कर दिया, पहले ह्यूमन बीइंग किसी एक जगह रुक के रहता नहीं था, सेटलमेंट नहीं होती थी उसकी, फिर एक जगह उन्होंने सेटलमेंट करना स्टार्ट किया, जैसे विलेज कम्युनिटीज बनी, वो आपका आ गया नियोलिथिक। फिर चैल्कोलिथिक आ गया कि कॉपर का नॉलेज आपको हो गया, और जैसे ही कॉपर का नॉलेज लोगों को हो गया, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ एंटर कर गए। तो समझ आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा कि बताओ भाई प्री हिस्टोरिक से लेके चैल्कोलिथिक एज तक कैसे हुआ। तो आपने बोला साहब पैलियोलिथिक सबसे पहले था, फिर मीजोलिथिक था, फिर PMNC, राइट, सो प्राइम मिनिस्टर एनसी, राइट। इस तरीके से जो भी आपने याद करना है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक आ गया आपका कॉपर, तो ऑब्वियसली तो कॉमन सेंस भी आपको, ये तीन जो हैं आपके पत्थर के एज हैं, और चैल्कोलिथिक आपका कॉपर है। पहला मेटल जिसका ह्यूमन बीइंग को नॉलेज हो गया था, दैट वाज एक्चुअली आपका चैल्कोलिथिक, और फिर उसका ब्रॉन्ज, उसके बाद आयरन का नॉलेज लास्ट में आया। तो स्टोन पहले ऐसे होते थे, अनपॉलिश्ड होते थे, फिर आपके शार्प स्टोन आना स्टार्ट हुए, जो मेसोलिथिक था। नियोलिथिक में आपने गांव में रह के काम करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आपको कॉपर का नॉलेज हो गया। तो ये प्री हिस्टोरिक एज जो लाखों साल से लेके आपका 10,000 BC तक हुआ, फिर ये आपकी एज चलती गई, फिर आप यहाँ पे इतने BC तक आपने ये सारे के सारा यूज़ किया, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको कॉपर का नॉलेज था। अब आ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी अर्ली हड़प्पन, प्री हड़प्पन क्या हो गई 4000 BC, 5000 BC, और प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते, मतलब प्री हड़प्पन एरा, कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं आई थी अभी, उससे पहले आपने देख लिया। तो 3500 BC तक अर्ली हड़प्पन, उसके बाद मेच्योर हड़प्पन, उसके बाद लेटर हड़प्पन वही आपका जो 1000 BC तक का हो गया, फिर वो आपका सारे के सारा उस तरीके से जहाँ से फिर वैदिक एरा आपका इनिशिएट होता है, वैदिक एरा स्टार्ट होता है, लेटर हड़प्पन। तो अर्ली हड़प्पन में क्या होता था, अर्ली हड़प्पन में बेसिकली विलेजेस जो थे वो फोर्टिफाइड जिनमें किलेबंदी होती थी, ऐसे टाउन बन गए थे, और थोड़ा ट्रेड वगैरह स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके बाद आपके ग्रिड प्लान्ड अर्बन सेंटर बन गए, जैसे आपके सैनिटेशन एडवांस हो गया, ये मैच्योर हड़प्पन में हुआ। और उसके बाद आपका बेसिकली जो सिटीजन लोग छोड़ के जाना स्टार्ट हो गए, तो ये आपका लेटर हड़प्पन में हो गया। उसके बाद आपका हमने स्टार्ट किया प्री हिस्टोरिक से, फिर हमने हड़प्पन की 3 फेज बताए। उसके बाद वैदिक में, वैदिक मान के चलो 1500 BC से स्टार्ट हुआ, जब हड़प्पन आपका खत्म हो रहा था तो वैदिक आपका इनिशिएट हो रहा था। तो वैदिक में भी अर्ली वैदिक, जिसको ऋग्वेद बोलते हैं, देखो 4 वेद हैं, नीचे इसका डिस्कशन मैंने किया हुआ है, RSYA 4 वेद हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, महाभारत यहाँ पे नहीं था। ऋग्वेद जो है वो लार्जली बोला गया है, लिखा नहीं गया है। फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद आपका आता है आपका जो उपनिषद है, वो लास्ट में वेदाओं के एंड में जो लिखा हुआ है वो आपका वेदांत या उपनिषद है। वेदांत या उपनिषद आपके लास्ट में लिखे हुए हैं, ये फिलोसफीज हैं। तो ये 4 वेद हैं। अर्ली वेद होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद इस टाइम पे हुआ था, राइट। और उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो लार्जली वो पेस्टोरल सोसाइटी होती थी, और ऋग्वेद जो हैं वो ओरली ही बोले गए हैं, उस टाइम पे लिखे नहीं गए थे। फिर लेटर वैदिक आ गया, सोसाइटीज़ बेसिकली सेटल हो गई, ज़्यादा किंगडम्स बन गई, कुरु किंगडम्स बन गए। ये जो कौरव पांडव्स वगैरह थे ये लेटर वैदिक पीरियड में थे। तो लेटर वैदिक में उपनिषद वगैरह आ गए, वर्ण सिस्टम डेवलप हो गया, कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया। तो उसके ये आपका महाभारत अगर देखा जाएगा तो लेटर वैदिक में कहीं ना कहीं आता है। और लेटर वैदिक जैसे खत्म हुआ तो आपका समझो आपका कि द्वापर युग से आप कलयुग की तरफ आप चले गए। महाभारत का युद्ध बोलता है कलयुग की स्टार्टिंग थी। तो ये इस तरीके से आपका वैदिक पीरियड आ गया। थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो गया। अब हरियाणा में प्री हिस्टोरिक इवेंट्स जो आपको याद करने हैं फ्रेंड्स, वो क्या हैं? पिंजौर में पैलियोलिथिक टूल पाए गए हैं। पिंजौर में आप देखोगे तो वहाँ पे पैलियोलिथिक टूल आपको देखने के लिए वहाँ पे एक वो म्यूजियम होगा, तो वहाँ पे आपको पैलियोलिथिक टूल मिल जाएंगे। जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ साइट्स हैं हरियाणा में, उनमें बिरहाना और राखीगढ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राखीगढ़ी बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा साइट है बिरहाना, और ये बहुत ही पुरानी साइट्स हैं। प्री हिस्टोरिक इवेंट वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और एक मिथोलॉजिकल रिवर सरस्वती रिवर बेसिन पे ये चीज़ें आपकी मिली हैं। तो हरियाणा से रिलेशन इनका ये है। अब पैलियोलिथिक पिंजौर शिवालिक फुट हिल में आता है, और इसमें इतने 1.5 लाख साल पुराना आपका जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन टीथ मिला है, जो कार्बन डेटिंग से पता लग जाता है। और कुछ टूल्स भी मिले हैं, जो क्वार्टाइज टूल्स लोगों को मिले हैं पैलियोलिथिक में। बिरहाना की ट्रांजिशन, बिरहाना का जो वहाँ पे पाया गया है, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है बिरहाना।
और ये घग्गर सरस्वती जो अब ड्राई हो चुका है रिवर बेड, उसके ऊपर ये पाया जाता है। और यहाँ पे प्री हिस्टोरिक साइट्स मिली हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और हकरा वेयर कल्चर से मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में ट्रांजिशन, ये बिराना ट्रांजिशन वो शो करता है। हकड़ा वेयर कल्चर होता था और उससे इंडस वैली का अपना कल्चर जो वहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद मेटलर्जी और ट्रेड, ये कुनाल में पाया गया है, जो प्री हड़प्पन साइट है, फतेहाबाद में आती है भी। और यहाँ पे मड ब्रिक्स और ड्वेलिंग पिट्स भी मिले हैं। और यहाँ से कुछ प्रीशियस ऑर्नामेंट जिनमें सिल्वर, क्राउन, गोल्ड बीड और ऐसे कुछ माइक्रो बीड्स कुनाल में पाए गए हैं। तो मेटलर्जी मीन्स यहाँ पे मेटल कुछ मिले हैं, राइट। तो ये भी एक यहाँ पे नॉलेज है। तो आपने कैसे याद रखना है कि बिराना किस लिए फेमस है, राखीगढ़ी किस लिए फेमस है, कुनाल में क्या चीज़ मिली है। अगर कहीं पूछें कि भाई ऑर्नामेंट सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं, कहाँ पे खुदाई में ऑर्नामेंट वगैरह चीज़ें मिली हैं, तो आप बोलोगे भाई ये मिला है, यहाँ पे मिला है। अच्छा, पैलियोलिथिक से रिलेटेड हरियाणा का कौन सा सिटी, कौन सी जगह है, तो आप बोलोगे पिंजौर वहाँ से रिलेटेड है। अच्छा, राखीगढ़ी बेसिकली हिसार डिस्ट्रिक्ट में, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि राखीगढ़ी कहाँ है, आपने बोला हिसार में। और ये लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बट लार्जेस्ट तो है ही। सबसे बड़ा कौन सा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मिली है, तो वो आपकी राखीगढ़ी मिली है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अर्बन प्लानिंग यहाँ पे एडवांस थी, क्राफ्ट मेकिंग इंडस्ट्री थी और ट्रेड नेटवर्क का यहाँ पे प्रूफ मिला है। बनवाली रेडियल प्लानिंग के लिए फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। और ये फेमस किसके लिए थी, फोर्टिफाइड टाउनशिप, यहाँ पे किलेबंदी वाले टाउनशिप मिले हैं। और टेराकोटा प्लो मॉडल भी यहाँ पे मिला है और इस चीज़ के लिए ये फेमस है। सो उसके बाद फिर ऑब्वियसली वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया। तो एंशियंट जो सरस्वती रिवर बोलते हैं यहीं से फ्लो करती थी और उसके किनारे पे ही वेदास को बेसिकली लिखा गया है, ऋषियों ने वहीं पे बैठ के लिखा है। अभी डिस्कस करेंगे महाभारत कहाँ लिखा था, ऋषि ने कहाँ पे किया, वो सारा आज डिस्कस करेंगे। तो आपने इसको कैसे याद करना फ्रेंड्स, आपने इसको जो हरियाणा में प्री हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं उनको देखते चले जाना कि पैलियोलिथिक टूल कहाँ पे मिले हैं। अच्छा, आपका बिरहाना किस चीज़ के लिए फेमस है, कि क्या वहाँ पे कल्चर ट्रांजिशन के लिए फेमस है, कौन से रिवर बेड पे आपको इसका मिला है सारे का सारा ट्रांजिशन। कुनाल मेटलर्जी आपके लिए है, राखीगढ़ी अर्बनाइजेशन के लिए, क्राफ्ट मेकिंग इंडस्ट्री के लिए, रेडियल प्लानिंग के लिए बनवाली। ये आपने नाम टर्म्स याद रखनी है, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं। सो हरियाणा का जो इवोल्यूशन हुआ प्री हड़प्पन से, देख लो प्री हड़प्पन मतलब हड़प्पन से पहले, तो हड़प्पन 3500 BC बोलते हैं हम, तो 6000 से 3500 मतलब प्री हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन जब वो बिल्कुल पीक पे था, और उसके आपका लेटर हड़प्पन जब वो खत्म हो रहा था, तो उसमें आपका जो सरस्वती बेसिकली घग्गर हकड़ा सरस्वती रिवर सिस्टम, ये रिवर सिस्टम अब तो नहीं है, अब तो ये मिथोलॉजिकल है, लेकिन उस टाइम पे सरस्वती घग्गर हकड़ा को सरस्वती रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। तो सरस्वती रिवर सिस्टम यही है। तो वहाँ पे इसके आसपास ये सारे के सारा वहाँ पे डेवलप हुआ था। एंड प्री हड़प्पन में देखा जाएगा तो ये कुछ साइट्स बिराना की, कुनाल की, राखीगढ़ी की प्री हड़प्पन, हड़प्पन से पहले की साइट हैं, पता यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट के प्रूफ मिले हैं। और हकड़ा फेज मतलब इसी को बोल रहे हैं। सरस्वती अब तो मिथोलॉजिकल रिवर है, लेकिन बोलते हैं कभी यहाँ पे रिवर होती थी, तो उसी को हकड़ा फेज बोल रहे हैं, कि उसकी प्रूफ को। तो हकड़ा फेज के एविडेंस यहाँ पे मिले हैं बिरहाना में। और ये बेसिकली आपका जो पिट ड्वेलिंग या जो ज्वेलरीज वगैरह ऑर्नामेंट एंड सिल्वर की ज्वेलरी है वो कुनाल में। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आया कि भाई बताओ हरियाणा की कौन सी साइट में आपको ज्वेलरी मिली है, तो ये नाम आपने वहाँ पे लेना है। और अर्लीस्ट ओरिजिन जो है राखीगढ़ी का, बेसिकली वो प्री हिस्टोरिक प्री हड़प्पन है, और यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर मिले हैं। तो ये आपके जो साइट्स हैं ये प्री हड़प्पन के टाइम पे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई साइट प्री हड़प्पन की है तो वो साइट हड़प्पन के टाइम पे खत्म हो गई, नहीं, प्री हड़प्पन के भी एविडेंस मिले हैं, और मे बी मैच्योर हड़प्पन के भी मिले, और मे बी लेटर हड़प्पन के भी वहाँ पे मिले हैं। तो हड़प्पा का तो एक टाइम है, प्री हड़प्पा के टाइम पे भी बिरहाना में, आपका कुनाल में, राखीगढ़ी में चीज़ें मिली हैं। अर्ली हड़प्पन ये वाला फेज आ गया कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, और बिरहाना राखीगढ़ी में ट्रांजिशन हुआ इस टाइम पे, और इसमें सेटलमेंट थोड़ी बड़ी, और जो वॉल्स हैं वो फोर्टिफाइड होना स्टार्ट हो गई, किलेबंदी लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया हड़प्पन के टाइम पे। और ये आपका बेसिकली जो एग्रीकल्चर पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ, और इस तरीके से मिलेट, राइस जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट
जो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग मानसून कंडीशंस होती है, तो एग्रीकल्चर पैटर्न भी शिफ्ट हुआ। तो अर्ली हड़प्पन में ये हुआ। मैच्योर हड़प्पन जब सबसे ज़्यादा पीक पे था, राइट, तो राखीगढ़ी में क्या हुआ? राखीगढ़ी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैच्योर हड़प्पन साइट हरियाणा में कौन सी थी? वो राखीगढ़ी थी। तो एडवांस्ड टाउन प्लानिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, मल्टी रूम हाउसेज मिलते हैं, तो ये सारा राखीगढ़ी में मिलता है। बनवाली जो है वो फतेहाबाद में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा, जैसे राखीगढ़ी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बनवाली कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, नीचे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आपका मिठाथल, तिगराना, ये सारे के सारे चीज़ें आते हैं। तो ये आपके मैच्योर हड़प्पन के टाइम पे ये सारा वहाँ पे था। और लेटर हड़प्पन के टाइम पे आपका ये भगवानपुरा जो कुरुक्षेत्र में आता है, भिवानी में मिठाथल आता है, तो ये सारे का सारा आपका लेटर हिमालय हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, जिसके बाद फिर आपका ये स्टार्ट हो गया, वैदिक एरा स्टार्ट हो गया। अब कल्चरल शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो लेटर हड़प्पन में वो ये है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर ट्रांजिशन, ये लेटर हड़प्पन में हुआ है। और ये बेसिकली आपका कल्चरल चेंज था लेटर हड़प्पन साइट के अंदर। तो ये पेंटेड आपका ग्रे वेयर किस फेज में आया? तो आप बोलोगे लेटर हिमालयन, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये एक एग्जांपल था उसका। अब देखो जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी को इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स में जो आपने याद करना है। राखीगढ़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सब हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये लोकेटेड था घग्गर रिवर प्लेन्स के ऊपर, राइट। और प्री हड़प्पन का भी पार्ट है, अर्ली हड़प्पन का भी पार्ट है, मैच्योर फेज का भी ये पार्ट है। तो प्री हड़प्पन कब हुआ? आपको मैंने बताया 6000 BC, हड़प्पन 3500 BC, मैच्योर हड़प्पन 2500 BC। तो ये बेसिकली आपका राखीगढ़ी तीनों फेज पे था। बिरहाना या बिरदाना ओल्डेस्ट साइट है, ये सबसे बड़ी साइट कौन सी है? ये है। ओल्डेस्ट कौन सी है? ये है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइट। जैसे ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हो सकता है मैचिंग आ जाए कि ये कौन सा है? राखीगढ़ी सब हिसार डिस्ट्रिक्ट में, बिरहाना कौन सा है? सब ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें चारकोल सैंपल्स मिले हैं और 8 मिलेनियम BC, मतलब बहुत ही प्री हड़प्पन 8000 BC, 7000 BC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये नई दिल्ली फजीलका नेशनल हाईवे के ऊपर लोकेटेड है। और ये बेसिकली उसकी लोकेशन। फिर कुनाल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, सरस्वती रिवर के बेड पे था ये, राइट। सरस्वती रिवर को ही आपने वो कल्चर का जो नाम दिया था, तो इसी को आप वो नाम दे रहे हो। ट्रांजिशन बेसिकली शो करता है ये। यहाँ पे बीड मेकिंग वर्कशॉप, कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेसेस वगैरह मिली हैं। एक सील मिली है कुनाल में, जिसको अब डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूजियम हरियाणा ने अपना ऑफिशियल लोगो भी बनाया है। तो बेसिकली यहाँ पे मड ब्रिक्स हाउसेज वगैरह भी मिले हैं। तो कुनाल के बारे में ये फेमस है। बनवाली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है। और ये भी आपका अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन पीरियड से रिलेटेड है। और रेडिकल पैटर्न के लिए ये फेमस है बनवाली, फोर्टिफाइड सेटलमेंट लेड आउट इन रेडिकल पैटर्न, तो ये इसके लिए फेमस है। और बेसिकली टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो और इस तरीके के लिए फेमस है। और यहाँ पे सील, बीड्स और टेराकोटा मदर गॉडेस फिगर यहाँ पे बनवाली में मिला है। बालू कैथल में, तो ये आपका कैथल सिटी के पास है। और इसमें गार्लिक, बार्ले, हकड़ा वेयर, जो अर्ली हड़प्पन पॉटरी वो यहाँ पे मिली है। फिर भगवानपुरा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। और भगवानपुरा इसलिए लेटर हड़प्पन के लिए बहुत फेमस, लेटर वैदिक के लिए फेमस, लेट हड़प्पन और लेटर वैदिक, तो टुवर्ड्स द एंड, बेसिकली एंड में लेटर वैदिक के टाइम पे। और PGW कल्चर के लिए भगवानपुरा बहुत ही फेमस। अब इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे हमने ये सारे का सारा आपने क्रोनोलॉजी समझा, हमने स्टार्ट किया प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक फेज से। प्री हिस्टोरिक मतलब लाखों साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक, वो प्री हिस्टोरिक। लाखों साल से 10,000 साल पहले तक आपका सारा कवर कर दिया पैलियोलिथिक। उसमें हमने देखा कि शुरू में लोग पत्थर यूज़ करते थे, फिर उनको माइक्रोलिथ शार्प करना स्टार्ट किया उन्होंने, फिर उसके चलकों तक आ गए, वो कॉपर तक आ गए, फिर ब्रॉन्ज एज आई, तो हड़प्पन में ब्रॉन्ज एज थी। तो प्री हिस्टोरिक से प्री हड़प्पन, प्री हड़प्पन मतलब 6000 BC, मतलब आज से 8000 साल पहले। फिर उसके बाद हड़प्पन आया, हड़प्पन पीक आई हड़प्पन की 2500 BC, फिर लेटर हड़प्पन आ गया, फिर वैदिक आ गया। वैदिक, लेटर वैदिक जो था, लेटर वैदिक के अंदर फिर ये आपका जो लेटर वैदिक था वही महाभारत की जो लड़ाई हुई है और लेटर वैदिक में हुई है। अर्ली वैदिक ऋग्वेद था, और ऋग्वेद के बाद फिर आपका साम, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो अथर्ववेद लास्ट वेद था, वो उसके उपनिषद आ गए।
आपका वेदांत आ गया, फिर पुराणाज आ गया, पुराण्स आ गए जिसको लोगों ने पढ़ा। ये आपका कुछ क्रोनोलॉजी में अगर आप इसको समझोगे तो आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक आपको कराया उसमें वो था कि आपने कौन सी साइट हरियाणा की जो प्री हड़प्पन साइट है या सबसे पुरानी कौन सी साइट है, और जो सरस्वती रिवर बेड है, हकरा रिवर, घग्गर हकरा जो रिवर बेड है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी आपका पुराना वहाँ पे लोगों के फाइंडिंग्स मिली हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब वैदिक एज जो 1500 से लेके हम फिर 600 बीसी तक करेंगे। तो पहले हमने प्री हिस्टोरिक स्टार्ट किया, फिर हड़प्पन, हमने प्री हड़प्पन 6000 बीसी से लेके हमने लेटर हड़प्पन तक किया। लेटर हड़प्पन यहीं पे छूट गया 1500 तक। 1500 से 600 बीसी तक जो है फिर वो आपका वैदिक, लेटर वैदिक आ गया। फिर वहाँ कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, महाभारत की लड़ाई हुई, उसके बाद फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री में चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ वैदिक एज। वैदिक एज का स्टार्ट करते हैं अभी। सो वैदिक एज और हरियाणा सिविलाइजेशन के अंदर दिस इज अ लिंक इन द डेवलपमेंट ऑफ वैदिक एज और हरियाणा के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा था। हरियाणा जो है वो एपी सेंटर है बेसिकली वेदास के कंपोजिशन के लिए। वेदास हरियाणा में रिवर के किनारे जो सिविलाइजेशन थी वहाँ बैठ के लिखे गए हैं। वेदास में ऋग्वेद से स्टार्ट होता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके बाद आपके उपनिषद आते हैं, पुराणास आते हैं। तो ऋषि मुनि यहाँ पे हरियाणा में रिवर सरस्वती के किनारे घग्गर हकड़ा जो रिवर सारे का सिस्टम बोलते हैं, सरस्वती रिवर के किनारे बैठ के वेदास को लिखा गया है। और वेद जैसे ही वेदास का एंड पीरियड आया, इनिशियल वेदास और एंड वेदास आया, एंड वेदास में कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई। तो यही हमारा आगे हिस्ट्री है। तो ये बेसिकली जो हरियाणा है वो आपका एपी सेंटर है वेदास का, और कुरु किंगडम का बर्थ प्लेस। कुरु किंगडम वही जो कौरवास पांडवास का ऋषि जो राजा भरत ने इनिशिएट किया, कुरु किंगडम, और भरत का जो किंगडम बाद में उसमें मर्ज हो गया ये। तो वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ पे ओरिजिनेट हुई और यहाँ पे मैच्योर भी हुई। और वेदा जो है वो हिंदू धर्म के सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, और इनको पहले तो संस्कृत भाषा में ओरली बोला गया, ओरली इसको बताया गया। ऋग्वेदास वही था। 4 इसके वेदास हैं। सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है वो संस्कृत में बोला गया है, बाकी बाद में लिखे गए। और सरस्वती और दृशादवती रिवर, जिनके मैं मैप्स भी आपको दिखाऊंगा, उनके बीच का जो रीजन था उसको ब्रह्मव्रत बोलते हैं या आर्यव्रत बोलते हैं। तो आर्यव्रत आपने कई बार महाभारत का जो सीरियल है अगर आप उसको सुनोगे तो आपको ये टर्म सुनाई देंगी, आर्यव्रत वगैरह, हस्तिनापुर, आर्यव्रत, ये सारे के सारे वहाँ पे हस्तिनापुर में ये चीज़ें बोली जाती थी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रिवर जो सरस्वती है और दृशावती रिवर है उसके बीच के प्लेस को क्या बोलते हैं? ब्रह्मव्रत बोलते हैं। और कुरुक्षेत्र वगैरह भी इसी से रिलेटेड आपके टर्म्स बाद में आएंगी। ये मैप थोड़ा सा आपने जरूर देख लेना है, जहाँ से आपको मारकंडा नदी कैसे कैसे मूव करती है। ये आपका कुरुक्षेत्र है, ये कैथल है, ये जिंद है, ये फतेहाबाद है, सिरसा है। फिर ये रिवर्स जरूर देख लेनी है आपकी। घग्गर नदी कैसे कैसे गई, राइट। ये पंचकुला है, पंचकुला में आपके घग्गर रिवर ये देखो नज़र आ रही है आपको, पंचकुला का टिप। फिर चंडीगढ़ और पंचकुला ऊपर शिमला हिमाचल प्रदेश। फिर ये कैथल में गई, फिर ये टाबरी रिवर के साथ यहाँ पे मिल गई। फिर ये देखो फतेहाबाद से होती हुई यहाँ चलेगी। फिर आपकी सरस्वती रिवर, ये देखो सरस्वती रिवर यमुनानगर यहाँ से होती हुई कुरुक्षेत्र की तरफ से होती हुई ये देखो यहाँ से इस तरफ चली गई और घग्गर में आ गई। फिर मारकंडा रिवर, रघुनाथ नदी। तो ये आपकी अलग अलग रिवर्स, इनको ध्यान से देख लेना, मैप एक बार इसको कर लेना एनालिसिस। और ये सरस्वती रिवर की मिस्ट्री देखो, सतलुज घग्गर यहाँ पे, और यहाँ पे फिर ड्राई हो जाता है, बेड ड्राई होता है सरस्वती रिवर का। तो ये आपको देखोगे कि जो ट्रेडिशनल व्यू है वो ये है, सरस्वती रिवर इस तरीके से, ये रिवर ड्राइड अप व्यू। ये मैप आपका डिटेल मैप, ये सारे के सारा वो बेड है, सरस्वती रिवर बेड कहाँ कहाँ से निकला है ये सारा का सारा आपको पता लग जाएगा। ये रिवर बेड है सारा, गंगानगर वगैरह।
तो ये मिथोलॉजिकल सरस्वती रिवर अब तो ड्राइड अप है। और ये आपका सरस्वती और दृशादवती रिवर, और ये आपका जो रीजन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मैप आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं फ्रेंड्स, वेदास के कंपोजिशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऋग्वेद सबसे पहले आया, टाइम पीरियड देख लो सबसे पुराना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कितने सूत्र हैं, 1028 हाइम है इसके अंदर। जो अग्नि, इंद्र, सोम, कौन से देवता का मेंशन है, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता। 10 बुक्स हैं, मंडल जिनको बोलते हैं। 2 और 7 सबसे पुरानी बुक्स हैं, बुक नंबर 2 और 7 सबसे पुरानी है। गॉड्स का, एलिमेंट फोर्सेस का, उनकी इसमें प्रेज की गई है, संस्कृत में बोला गया है, ये सबसे पुराना है। सामवेद का टाइम पीरियड, इसको बुक ऑफ मंत्रास, चैंट्स, मंत्र उच्चारण, तो मेलोडिक अरेंजमेंट कंपाइलेशन है इसके अंदर। और ऋग्वेद से हाइम लिए गए हैं, लेकिन म्यूजिक डाल के उनको चैंटिंग के लिए, सोम सेक्रीफाइस चैंटिंग के लिए इसको बोला जाता है सामवेद। यजुर्वेद जो है वो बेसिकली 2 मेन वर्जन है इसके, वाइट एंड ब्लैक, कृष्णा और शुक्ला यजुर्वेद। सेक्रीफाइस फॉर्मूला, मंत्रास की क्या क्या आहुति देनी है, सेक्रीफाइस कैसे करना है, ये रिचुअलिस्टिक बनता चला गया, रिचुअल इसमें किए जाते हैं। तो ये बेसिकली स्पिरिचुअल था, ये रिचुअल होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद यजुर्वेद के बाद आ गया आपका अथर्ववेद। ये जो आपका डेली के हमारे ट्रेडिशन होते हैं उनको फॉलो करना, चार्म्स, स्पेल्स, चैंट्स, जादू करना, प्रेत आत्माओं से अपने आप को बचाना, तो ये सारे के साथ जादू टोना अथर्ववेद में स्टार्ट हो गया। ये जादू टोना है। तो जो सरस्वती रिवर है उसके किनारे पे बैठ के वेदास को लिखा गया है। और ये बर्थ प्लेस जो है जो माना जाता है वो हरियाणा का ये सारा रीजन माना जाता है। हर वेदा की कुछ लेयर्स हैं। ब्रह्मणास मतलब रिचुअल, अरंक्यास मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड, और उपनिषद मतलब फिलॉसफी। उपनिषद जो है वो वेदांत है। हर वेदा के एंड में उपनिषद या वेदांत को ऐड किया गया है, जो बेसिकली फिलॉसफीज हैं। वेदास में जो लिखा उसकी फिलॉसफिकल जो पार्ट है वो उपनिषद है, इसलिए इनको वेदांत बोलते हैं। जो लेटर वैदिक थे ऋग्वेद के बाद, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वो बेसिकली जो ऋषि मुनि हैं जो एंशिएंट कुरु किंगडम में रहते थे उन्होंने उनको लिखा हुआ है। और उसके बाद पुराणास आ गए, जो पोस्ट वैदिक कलेक्शन है हिंदू लिटरेचर। तो वैदिक सबसे पुराना है, उसका पुराणास जो आए वो, ये बोलने को पुराण है पर पुराना वैदिक है। पुराना होता है ना ओल्ड, ये पुराना उतने पुराने नहीं है जितने वैदिक है, वैदिक ज़्यादा पुराने हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना है। फिर ये बेसिकली बाद में लिखे गए, और ये इसलिए लिखे गए थे कि वैदिक जो लिटरेचर है सबको समझ नहीं आता है, और स्टोरीज की फॉर्म में पुराणास को लिखा गया कि बेसिकली लोगों को समझ आए, और वेदास अगर उनको समझ नहीं आ रहे तो ये पुराणास उनको समझ आ जाए। लेटर वैदिक पीरियड ये है जहां पे मैंने आपको बताया ना कि आपने 2-4 टर्म्स याद रख लेने कि पेंटेड ग्रे वेयर, यूज ऑफ आयरन, और महाभारत का जो युद्ध हुआ वो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। अब हम क्रोनोलॉजी कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजी में आप समझ लो कि इतने बीसी तक आपका लेटर वैदिक पीरियड आया। और पेंटेड ग्रे वेयर जो कल्चर है वो बेसिकली आयरन एज, इंडो आयरन कल्चर, ये स्टार्ट हो गया सारा। इंडो आर्यन और आयरन एज स्टार्ट हो गई लेटर वैदिक में। और कृष्ण आयाज, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, जो लोगों ने फिर ट्रीज काटे, जब आयरन आ गया तो आयरन स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, तो उसने जंगलों को काट दिया और फिर लोगों को रहने के लिए जगह बनाना स्टार्ट कर दिया गया। और एग्रीकल्चर को, एक बैठ के जो एग्रीकल्चर करते हैं, उगाते हैं, वो वाला कम्युनिटी स्टार्ट हो गई। फिर अर्ली वैदिक किंगडम बनी, कुरु, पंचाल। तो आप अगर महाभारत अगर आप देखोगे वो सीरियल, तो उसमें उनका टर्म यूज़ होता है, कुरुस, पंचाल्स। वो हरियाणा बेसिकली कुरु टेरिटरी, कुरुक्षेत्र रीजन का एक मेन उसका सेंटर, एपिसेंटर बना। पेंटेड ग्रे वेयर इस पीरियड में हुआ था। तो देखो पेंटेड ग्रे वेयर कहाँ कहाँ मिला है वो डायग्राम में दिया हुआ है।
तो घग्गर हकड़ा रिवर जो है, जिसको सरस्वती रिवर बोलते हैं, तो घग्गर हकड़ा रिवर इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पुराना ये आपका एक एरा था। ये सारा घग्गर हकड़ा, जिसको सरस्वती रिवर बोलते हैं। तो इन सब जगह पे आपको ये पेंटेड ग्रेवेयर मिला, जो लेटर वैदिक का एक निशान है। तो कहाँ कहाँ हरियाणा में साइट्स एक्सकवेशन हुआ है? भगवानपुरा मैंने आपको बताया लेटर वैदिक में आता था, जहाँ पे PGW कल्चर देखा गया है। राजा कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे भी ये मिला है। फिर खोखरा कोट रोहतक, फिर दौलतपुर मिर्ज़ापुर, वहाँ पे आपका ये सारा प्रूफ मिला है। अब हरियाणा के अंदर मेजर सेंटर लर्निंग के कौन से थे वैदिक पीरियड में? तो कुरुक्षेत्र एक मेन सेंटर था। कई बार एग्जाम में आ भी सकता है कि ऐसा कौन सा मेन सेंटर था हरियाणा में जो वैदिक टाइम पे एक मेन लर्निंग सेंटर रहा है, दैट इज कुरुक्षेत्र। और ब्रह्मव्रत और सरस्वती रिवर रीजन है ये, ब्रह्मव्रत और सरस्वती के बीच के जो रीजन, कुरुक्षेत्र रीजन, और यहाँ पे वैदिक कल्चर काफ़ी प्रॉस्परस हुआ था। यही मैप अगर आप देखेंगे, इसमें रिवर्स, झेलम का पुराना नाम, चेनाब का अस्किनी, रावी का इरावती, ब्यास का विपासा, सतलुज का सतुद्रु, फिर ये आपके दृशादवती और घग्गर रिवर जा रही हैं, सरस्वती इसी को बोलते थे। तो ये घग्गर रिवर है, ये दृशावती रिवर है, इसी रीजन को हम बेसिकली जहाँ पे वेदास का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, सरस्वती रिवर है। हकरा घग्गर रिवर बेड इसी को बोलते हैं, राइट। तो ये रीजन है जहाँ पे सारे के सारा डेवलप हुआ था। तो आपको आइडिया भी लग जाएगा इसका। तो सरस्वती दृशादवती, दृशादवती रिवर ये है, सरस्वती रिवर ये है, इसके बीच के रीजन को इनको ब्रह्मव्रत बोलते हैं। और ये वैदिक कल्चर का बेसिकली बर्थ प्लेस है। ऋग वेदास का अर्ली कंपोजिशन यहाँ पे आया है। तो वैदिक कल्चर का बर्थ प्लेस कौन सा है? ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत कहाँ पे आता है? सरस्वती और दृशादवती के बीच में, कुरुक्षेत्र वाला एरिया एक्चुअली। वेद व्यास ऋषि ने, हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है एक बिलासपुर, वहाँ पे बैठ के, वहाँ बिलासपुर में सतलुज रिवर के किनारे उन्होंने कंपाइल किए थे वेदास को और महाभारत को लिखा था। महाभारत किसने लिखा? ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। और महाभारत कहाँ पे बैठ के लिखी थी? बिलासपुर में लिखी थी उन्होंने, सतलुज रिवर के किनारे। और गुरु द्रोणा का भी फेमस गुरुकुल इसी लोकेशन पे है, जहाँ पांडवाज और कौरवाज ने गुरु से शिक्षा ली थी। आर्यव्रत इसी के ब्रॉड रीजन को आर्यव्रत बोलते हैं, राइट। जो कुरुक्षेत्र का आज का कुरुक्षेत्र एरिया है, वही आर्यंस का घर माना जाता है। तो आर्यव्रत वो था। अब कुरु किंगडम के बारे में बात करते हैं। भारत, आप अगर देखोगे महाभारत, अगर आप एपिसोड महाभारत सीरियल देखोगे, उसमें राज बब्बर शुरू में किंग भरत बना हुआ है। राज बब्बर आप देखना, शुरू में पहला एपिसोड है जिसमें भरत किंग आता है। भरत वंशी थे सारे, जो कौरव पांडव सारे भरत वंशी थे। तो भरत जो ट्राइब है वो ये है। तो भरत ट्राइब का कैसे बना कि बेसिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ? ऋग्वेद के टाइम से हमने स्टार्ट किया, फिर 10 राजाओं का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ 10 किंग बोलते हैं उसको। और ये बैटल ऑफ 10 किंग से फिर कुरु किंगडम कंसोलिडेट हुआ और फिर बाद में भारत राष्ट्र बना। और भारत इंडिया का जो नाम है बोलते हैं इससे पड़ा है, तो ये भारत नेशन ऐसे बना। तो चलते हैं पहले ऋग्वेद के टाइम पे। ऋग्वेद के टाइम पे इंडो आर्यन ट्राइब, जनास, ट्राइब मतलब जनास, बेसिकली सरस्वती रिवर के किनारे पे, जो सरस्वती रिवर का एरिया था वहां पे रहते थे, जिनको भारताज बोलते थे। और भारतस का जो किंग थे उनका नाम था सुदास, भरत किंग थे वो। और उन्होंने 10 राजाओं की लड़ाई, 10 राजना, पुरुषानी, जिसको रवि रिवर बोलते हैं, पुरुषानी के किनारे उनकी लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने उन सबको डिफीट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र रीजन में अपना सेटल कर लिया। तो ये सारे का सारा ऋग्वेद के टाइम की बात है। ऋग्वेद के टाइम पे 10 राजाओं की लड़ाई हुई। वो 10 राजाओं की लड़ाई जो थी वो 10 ट्राइब्स थे, जिनको सुदास जो किंग थे भारतों के, भारत किंग थे वो सुदास, उन्होंने उसको डिफीट किया। और फिर वो 10 उनको करने के बाद रवि के किनारे उन्होंने उसको सारे के सारे को कुरुक्षेत्र का रीजन बनाया। तो 10 राजाओं की लड़ाई किस रिवर के किनारे हुई थी? रावी रिवर के किनारे, जिसका नाम है पुरुषानी।
कौन से एरा में हुई थी? ऋग्वेद एरा में हुई थी। क्या हुआ था? उसके राजा कौन थे? सुदास थे, और उनके ऋषि भी थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ वगैरह, तो वो फिर उसमें जीत गए थे। कुरु किंगडम कैसे बना? बेसिकली तो भारत जो बेसिकली निकल के आए, जीत के निकल के आए, उनके राइवल होते थे पुरुष, तो पुरुष उनके कंपिटिटर थे। तो स्मॉल ट्राइब्स जो थी जैसे भरत, पुरुष, वो मिली और उन्होंने कुरु बेसिकली एक रीजन बना दिया, किंगडम बना दी। तो कुरु किंगडम कैसे बनी? बाद में हम कौरवों वगैरह की, पांडवों की तरफ जा रहे हैं। कुरु किंगडम कैसे बनी? भारताज को और पुरुष को जोड़ के बन गए। पुरु कंपिटिटर थे भारताज के। भारत, मैंने आपको बताया, भारत किंग, उन्होंने 10 राजाओं के युद्ध में उनको हराया था, तो भारताज और पुरुष ने मिलकर वो चीज़ बना दिया। कुरु स्टेट बेसिकली जो कुरु प्रदेश था, वो ये सारे का सारा जो अब क्या हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कुरु स्टेट बन गया। और कैपिटल जो थी वो आपकी हरियाणा, जो असांध है हरियाणा में, वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट हो गई, और बाद में हस्तिनापुर में कैपिटल शिफ्ट हो गई। तो जो हस्तिनापुर था वो कौरवों और पांडवों का राज्य था, हस्तिनापुर। तो आप समझ गए कि ऋग्वेदा के टाइम पे जो भारताज क्लैन थी उन्होंने बाकियों को हराया, पुरुष उनके कंपिटिटर थे। तो पुरु और भारताज बाद में जब मर्ज हो गए तो बन गए कुरु, जो बेसिकली बाद में आपका यही जो कौरव और पांडव्स का हस्तिनापुर का रीजन बना। लेटर वैदिक ये हो गया। सो कुरु के जो लीडर थे परीक्षित और जनमेजय, वो जो इनके राजा थे, वो उसका पीक पहुंचा, और वो पीक जब पहुंचा तो महाभारत की युद्ध उस पीक पे ही हुआ था। तो ये लेटर वैदिक के टाइम हुआ। अगर आपसे को पूछे कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, ऋग्वेद में हुआ, कब हुआ, तो लेटर वैदिक, वैदिक का एंड जो था, तो आपका जो द्वापर युग था जिसमें ये महाभारत युद्ध हुआ है, तो द्वापर युग का एंड और कलयुग की स्टार्टिंग थी, वो महाभारत का युद्ध था। कि महाभारत का जब युद्ध होगा तो नए युग की स्टार्टिंग में तो भगवान कृष्ण आए और फिर वो लड़ाई हुई और नया युग स्टार्ट हुआ। तो भारत नेशन कैसे बना? बेसिकली भारत जो था वो एक ज्योग्राफिक और कल्चरल कंसेप्ट है, ये कोई नाम से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है, वो कंसेप्ट है। तो जो लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है पुराणास थे, या महाभारत का जो युद्ध हुआ, तो उसमें भारतवर्ष बेसिकली एक जो दुष्यंत और शकुंतला का बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, राज बब्बर, आप देखना, आपने पहला एपिसोड देखना महाभारत का, तो राज बब्बर जो है उसमें वो एक लड़ाई जीत के आते हैं। शुरू का ही सीन वो है, दुष्यंत और शकुंतला का बेटा है राजा भरत, और राजा भरत के वंशज को ही बेसिकली बाद में कौरव पांडव वही बने, तो भारतवर्ष वहां से इनिशिएट हुआ। तो वो लेटर वैदिक की बात है वो सारी की सारी। तो ये थोड़ा सा हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। अब हरियाणा के अंदर कुछ बैटल्स हुई हैं फ्रेंड्स, जो हमें पता होना चाहिए। तो ये तो मेरे को लगता है यू अंडरस्टूड दिस ऑल, ये सारे का सारा जो अब हमने यहाँ से इनिशिएट किया, कुछ मैप्स के थ्रू भी अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया। तो ये जो आपका पार्ट है, ये आपका वैदिक एज और उससे रिलेटेड इवेंट्स जो हरियाणा में हुए। तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, तो पहले हमने प्री हिस्टोरिक से हड़प्पन तक पहुँचे, फिर हड़प्पन से हम वैदिक तक पहुँचे। तो इनिशियल जो वैदिक, अर्ली वैदिक से लेके फिर हम लेटर वैदिक तक पहुँचे। लेटर वैदिक में महाभारत का युद्ध हुआ। तो वेदास कैसे कैसे चले, ऋग्वेद कैसे कैसे हुआ, और साथ में क्योंकि वेदास जो लिखे गए हैं वो सरस्वती या आपका घग्गर हकड़ा रिवर, जो सरस्वती रिवर है उसके किनारे लिखे गए हैं। और आप यहाँ पे सरस्वती रिवर देखोगे, कुरुक्षेत्र जो है वो ये वाला रीजन है, कुरुक्षेत्र वाला रीजन, जहाँ पे ये सारा का सारा लिखा गया है। तो वेदास या सबसे ज्यादा जो सेंटर ऑफ लर्निंग होता था कुरुक्षेत्र। कैसे याद करना है? एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र में है। यू अंडरस्टैंड? सो आप बोलोगे नहीं, सेंटर ऑफ लर्निंग तो है, तो कुरुक्षेत्र एक सेंटर ऑफ लर्निंग उस टाइम पे होता था। तो ऋषि जो आपकी सरस्वती रिवर है वो यमुनानगर से होती हुई, कुरुक्षेत्र से होती हुई ऐसे ऐसे आगे वो प्रोसीड करती है ऐसे। फिर हमने ये सारे का सारा देखा कि घग्गर हकड़ा रिवर बेड कैसे है, और दृष्टावादी और जो सरस्वती के बीच के रीजन को हमने ये सारा बोला, और वहीं पे सारे के सारा ये चीज़ लिखा हुआ था। तो इसको एक बार देख लेना। ये सारे के सारा फिर हिस्ट्री जो हरियाणा की हिस्ट्री, और वेदास के साथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें क्या क्या होता था,
फिर ये 3 पार्ट होते हैं हर वेदास के। ब्राह्मणास रिचुअलिस्टिक पार्ट होता है, आर्यंकास जो फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ उसमें लिखा होता है, और उपनिषद जो उसके बाद में फिलोसॉफिकल पार्ट होता है। इस तरीके से सारे का सारा। फिर कुरु किंगडम तक हम गए लेटर वैदिक में। फिर लेटर वैदिक में आपने देखा कि आयरन आ गया, पेंटेड ग्रे वेयर आ गया, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में हम एंड में कुरु टेरिटरी तक चले गए। कुरु टेरिटरी में क्या हुआ, जो ये लेटर कुछ जो एक्सकवेशन साइट्स हैं, भगवानपुरा उसमें मेन साइट है जो लेटर वैदिक की एक्सकवेशन साइट है। उसके बाद हमने देखा कि मेजर जो सेंटर ऑफ लर्निंग थे वो कुरुक्षेत्र के आसपास था। ये सारे का सारा रीजन मैंने आपको बताया, दृष्टा, द्वदी और सरस्वती के बीच का सेंटर जिसको ब्रह्मव्रत बोलते हैं, वो बेसिकली वही कुरुक्षेत्र वाला पार्ट है सारा का सारा। और फिर कुरु किंगडम आ गई ऋग्वेद के टाइम पे, जैसे किंग शुदाज ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद कैसे कैसे 10 राजाओं की लड़ाई हुई यहाँ पे। फिर कुरु किंगडम कैसे बना, पुरुज और भरताज को क्लैन को जोड़ के कुरु किंगडम बना। लेटर वैदिक स्टेज पे, लेटर वैदिक में ये 16 जनपदास थे। और फिर भारत नेशन कैसे क्रिएट हुआ, ये अभी तक हमने सारे का सारा डिस्कस किया। और अब हरियाणा में होने वाली कुछ और बैटल। फ्रेंड्स, सो हम क्रोनोलॉजिकली हरियाणा की हिस्ट्री को समझने की ट्राई कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्री हिस्टोरिक एरा से स्टार्ट हुए, पैलियोलिथिक से, लाखों साल पहले से 10,000 साल पहले तक क्या होता था। फिर चैल्कोलिथिक कॉपर तक आए, फिर हम हड़प्पन, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर लेटर हड़प्पन तक गए। फिर उसके बाद हम अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक तक गए। फिर हम लेटर वैदिक में कौरवों का महाभारत, वो सारे के सारा कुरु किंगडम, भरत क्लैन और सारा महाभारत तक पहुँचे, वो सारा हमने किया। अब जो एंशियंट हिस्ट्री है, जैसे या मिडिवल हिस्ट्री है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री, तराइन की बैटल हुई थी 1191 और 1192 में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो बैटल ऑफ तराइन जो हुई है वो 2 हुई हैं। एक फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो आपकी हरियाणा में हुई, ऑफिस तराइन हरियाणा के अंदर जगह है, जिसमें बेसिकली मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। राइट, तो ये बेसिकली एक लड़ाई हुई है जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो कहाँ है ये तराइन, आप बोलोगे करनाल वॉर होती है, बैटल ऑफ तराइन करनाल में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। अच्छा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जो अफगान किंग थे इब्राहिम लोदी, और दिल्ली सल्तनत, बेसिकली लोदी थे वो, सॉरी नॉट अफगान बट लोदी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत थी, लोदी किंगडम था, उनको हरा दिया और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, मुगल एम्पायर आ गया। तो ब्रिटिश से पहले होते थे मुगल, और मुगलों से पहले होते थे सुल्तान। ये आपका अगर मिडिएवल में आप देखोगे तो सल्तनत, और फिर मुगल, फिर ब्रिटिश। और जब ये मुगल वगैरह होते थे और ये सारे, तो मराठास भी होते थे। आप देखोगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की एंट्री हो जाएगी। राजपूत होते थे, मराठास होते थे, तो ये सब वहाँ पे था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, किसने किसको हराया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में आपका अकबर, जो बाबर का हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर की बहुत कम एज थी, 14 ईयर्स जब वो राजा बन गए थे, एम्परर बन गए थे। तो बैरम खान उनको उनके केयर टेकर थे। तो अकबर की फोर्सेस जो बैरम खान बेसिकली लीड कर रहे थे, उन्होंने हेमू, जो एक ये अफगान बेसिकली थी लोकल, जो हेमू हिंदू किंग थे और रेवाड़ी से, जिनको इन्होंने हरा दिया बैरम खान ने, और मुगल रूल फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो किसने किसको हराया, हेमचंद्र विक्रमादित्य बोलते हैं इसको, जनरल आदिल शाह शूरी के जनरल थे वो, हेमचंद्र विक्रमादित्य, और उसको हेमू, उसका जो छोटा नाम है वो हेमू है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही सिग्निफिकेंट थी, बिकॉज जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसके बाद आपका वैक्यूम आ गया, और फिर 1773 एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया। वैरन हेस्टिंग का जो बेसिकली रूल स्टार्ट हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो बने, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद हुआ। तो आप ये देखो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब खत्म हुआ तो एक वैक्यूम इंडिया में आया, मुगल खत्म हो गए, वैक्यूम आया और अंग्रेजों ने उसको चीज़ का बेनिफिट उठा लिया। तो मराठा और बेसिकली अहमद शाह अब्दाली जो अफगान किंग है, उनके बीच में लड़ाई हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। असेंडिंग ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें लड़े कौन थे मराठास की तरफ से, सदाशिव राव भाऊ लड़े थे। बालाजी बाजीराव नाना साहेब जिनको बोलते थे वो पेशवा थे,
बालाजी बाजीराव या पेशवा नाना साहेब थे, लेकिन लड़े नहीं थे, लड़े सदाशिवराव भाऊ लड़े थे वहाँ पे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं थी लोकल राजाओं की जो सपोर्ट थी अहमद शाह अब्दाली को थी। तो ये दुरानी एम्पायर था, अफगानी मतलब दुरानी एम्पायर थे अफगान, और अहमद शाह अब्दाली इसको लीड कर रहे थे। और जो रोहिला अफगान थे, नजीबुल दौला और सुराजुद्दौला जो नवाब थे अवध के, उन्होंने सपोर्ट किया अहमद शाह अब्दाली को। तो पेशवा बाजीराव वन के जो बेटे थे वो बालाजी बाजीराव या नाना साहेब थे, और उनको फिर उसमें हरा दिया। तो सदाशिवराव भाऊ को हरा के फिर ये बेसिकली एक पूरा का पूरा रास्ता साफ हो गया। तो ये थी आपकी पानीपत की बैटल थर्ड, अहमद शाह अब्दाली और इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो गई इसके बाद, और अंग्रेजों को अपॉर्चुनिटी मिला एक्सपैंड करने का। एक सतनामी रिवोल्ट हुआ 1672 में नरनौल में, और औरंगजेब का जो के अगेंस्ट किया था। अब ये सतनामी बेसिकली जो रिवोल्ट है, ये पहले अगर हम यहाँ पे बीच में कहीं फिट कर सकें, लेकिन मैं 3 बैटल ऑफ पानीपत आपको बता रहा था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, इसमें उतना गैप नहीं है, लेकिन ये देखो आपका 1500, 1600, 1700, 200 साल के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है। तो सतनामी रिवोल्ट एम्परर औरंगजेब के टाइम पे हुआ था। ये रिलीजन टैक्सेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट था। बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह के टाइम पे हुई है 1739 में। टाइम अपने याद करना है। नादिर शाह ने डिफीट किया मुगल एम्परर को, मोहम्मद शाह करनाल के पास, और नादिर शाह फिर दिल्ली चला गया और उसने वो जो कोहेनूर था हीरा, जो शाहजहां के थ्रोन, पीकॉक थ्रोन होता था, जो मुकुट होता था, तो उस मुकुट में कोहेनूर हीरा लगा होता था, वो उसने नादिर शाह ने ले लिया। नादिर शाह उसको लेके चला गया था। फिर शायद महाराजा रंजीत सिंह ने उनको हराया था तो उनसे ले लिया। फिर महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो उनके डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने, अंग्रेजों ने ले लिया और अंग्रेज उसको लेके इंग्लैंड चले गए। तो नादिर शाह बेसिकली जो थे वो ये। अब आर्य समाज मूवमेंट हरियाणा में कब हुई? आर्य समाज मूवमेंट बेसिकली हिसार और कुरुक्षेत्र रीजन में ज़्यादा हुई। मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र मेन सेंटर ऑफ लर्निंग था फ्रेंड्स। हरियाणा का मेन सेंटर ऑफ लर्निंग जो था कुरुक्षेत्र था। वेदास के टाइम पे भी वेदास इस सेंटर के किनारे पे लिखे गए थे 19th और 20th सेंचुरी में। और वुमेन एजुकेशन के ऊपर आर्य समाज बहुत ज़्यादा काम करता था। तो क्रोनोलॉजी आर्य समाज की क्या है? 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बॉम्बे में क्रिएट किया, और अर्ली 1880s में इन्होंने हरियाणा में विजिट किया दयानंद सरस्वती ने, अम्बाला रेवाड़ी एरिया में, और बेसिकली ये मूवमेंट को स्टार्ट किया, इलिटरेसी के अगेंस्ट लोगों को बताया। लाला लाजपत राय ने भी हिसार वगैरह में इसको प्रोपोगेट किया आर्य समाज को, और फर्स्ट ब्रांच आर्य समाज की एस्टेब्लिश इन्होंने की हिसार में। फिर आर्य समाज टेम्पल हिसार में बना 1893। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी जो हिसार है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर आर्य समाज की तरफ से के लिए बना। और चौधरी राम नारायण भगन एंड पंडित शंभू दत्त ने आर्य समाज के फाउंडेशन सोनीपत में भी की। तो यहाँ पे बेसिकली सोनीपत में कैसे ग्रो हुआ ये, और 1900 से 1910 तक ये कुरुक्षेत्र रीजन में काफ़ी अच्छा ब्रह्म समाज की मूवमेंट गई, और शुद्धि मूवमेंट, रिकन्वर्शन टू हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म छोड़ चुके थे, तो रिकन्वर्शन का भी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। रामजी लाल हुड्डा एक प्रोमिनेंट नेता थे जो प्रेसिडेंट भी रहे आर्य समाज के हिसार में। उसका शुद्धि मूवमेंट आर्य समाज के साथ साथ मूव की। स्वामी अग्निवेश जो थे वो, इनका नाम ये था वेपा श्याम राव, ये 2020 तक में इनके देहांत हुआ था, और ये काफ़ी बड़े आर्य समाज प्रोपोनेंट थे और फॉलो करते थे। इन्होंने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज भी फाउंडेशन की थी, और हरियाणा गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो इन्होंने लेबर लिबरेशन फ्रंट क्रिएट किया था स्वामी अग्निवेश ने, उस पर काफ़ी काम किया है। तो ये आर्य समाज मूवमेंट से रिलेटेड फ्रेंड्स, अगर आपको ये इसको गो थ्रू करना, आर्य समाज मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कब ये फाउंड हुआ था, हरियाणा में किन किन्हों ने इसको स्प्रेड किया, कौन से नेता हरियाणा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फेमस नेता थे जिन्होंने इसको स्प्रेड किया था, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब 1857 रिवोल्ट
अंबाला 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ। अंबाला में एक कैंट है, छावनी है अंबाला में, तो अंबाला कैंट से ये था 10 मई 1857 को, और फिर ये मेरठ में पहुंची। और उसके बाद आप जानते हैं ये 1857 का रिवोल्ट कैसे अनफोल्ड हुआ था। तो ये रोहतक, हिसार, सिरसा, झज्जर, रेवाड़ी, पानीपत में फैला, और अंबाला में लेकिन स्पार्क स्टार्ट हुई। तो कौन कौन नेता इससे रिलेटेड थे? रेवाड़ी में कौन नेता थे, फिर जो बल्लभगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर पे कौन नेता थे, फिर पलवल में किन्होंने इसको लीड किया। तो आप देख रहे हो कि हिंदू मुसलमान सब मिलके अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़े थे 1857 रिवोल्ट में। रिवोल्ट को क्रश कर दिया ब्रिटिश ने ऑब्वियसली, और हरियाणा को पनिशमेंट ये मिली कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से अलग करके इसको पंजाब प्रोविंस का पार्ट बना दिया गया, बेसिकली टू कंट्रोल पीपल इन हरियाणा प्रॉपरली। अब उसके बाद जो मेन एक आपका इंपॉर्टेंट इवेंट आता है वो है हरियाणा स्टेट 1 नवंबर 1966 को बनी। पंजाब का एरिया, जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था, उसको अलग करना था, पंजाब बनाना था, बिकॉज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेस पे हो रहा था, तो उसको अलग करना था, और पंजाब को अलग कर दिया गया हरियाणा से। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब क्रिएट किया गया। ये शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था, और लैंग्वेज के बेस पे डिवीज़न हुआ था, पंजाबी स्पीकिंग रीजन को अलग कर दिया गया था। तो इसका पंजाबी रीऑर्गेनाइजेशन, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बोलते हैं इसको। चंडीगढ़ आपका कैपिटल बना, और शुरू में 7 डिस्ट्रिक्ट थे, रोहतक, जिंद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, और पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। फिर 1967 में आया राम गया राम मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें कुछ एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में शिफ्ट होते चले गए, और पॉलिटिकल बेसिकली ये जो ईडीएम आया राम गया राम बना है, ये उसी टाइम पे बना है, फर्स्ट असेंबली इलेक्शन के टाइम पे। इंडिपेंडेंट एमएलए गया लाल बेसिकली स्विच्ड पॉलिटिकल पार्टीज 3 टाइम्स इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में 3 बार उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी शिफ्ट किया। अभी तो एक ही पार्टी चेंज करते हैं लोग, जैसे भी राघव चड्ढा जी ने किया आम आदमी पार्टी से बीजेपी। अब सोचो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी जाए, फिर कांग्रेस में चले जाएं, 3 पार्टी चेंज कर लें। तो इनको गया राम को आया राम गया राम जो फिनोमेना स्टार्ट हुआ उस टाइम पे हुआ था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 में बोलते हैं, 1966 में बना, और बंसी लाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने बेसिकली हेडलाइंस, नेशनल हेडलाइंस मिली जब 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की न्यूज़ 1970 में आई। मारुति उद्योग जो था वो 1980s की क्रिएशन थी, और गुरुग्राम में इसका पहला प्लांट क्रिएट हुआ था। अब अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें हरियाणा में, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा इंडिपेंडेंट बना, और उस टाइम पे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और इरिगेशन फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट हरियाणा को इंडिया का फूड सिक्योरिटी के लिए एक मेन स्टेट बनाया जा सकता। तो हरियाणा के पास, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1966 में, उस टाइम पे हरियाणा में फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही कम थी, फूड डेफिसिट स्टेट थी। फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP स्टार्ट हुआ, और जिससे लोकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिला। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, और एक ड्वार्फ रस्ट रेजिस्टेंट मैक्सिमम वीट सीड को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हाई यील्ड वैरायटी बोलते हैं। छोटी हाइट का होता है ये, लेकिन रस्ट रेजिस्टेंट होता है ये मैक्सिमम, जिससे हाई यील्डिंग मिला पैडी वगैरह का। और उसके साथ ये जो 1967-68 का ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और तब तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन टू पावर ट्यूबवेल भी हो चुका था, इरिगेशन फैसिलिटीज भी इंप्रूव हो गई थी। तो एक तो हाई यील्ड वैरायटी सीड डाला गया, साथ में इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई थी, तो वाटर पंप वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह यूज़ किए गए, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ी। तीसरा आपके फर्टिलाइजर भी यूज़ हुए। इन सब के चलते आपका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मिला। तो पहला फेज़ वो था जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने इस सारे मूवमेंट को स्पेयर हेड किया। फिर हाई यील्ड वैरायटी वीड सीड डाले गए, और नॉर्मन बोरलॉग जो नोबेल लॉरेट भी थे, उन्होंने ये सीड वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई, और उन्होंने इसको बताया था कि हाँ ये सीड वैरायटी उन्होंने डेवलप की थी। और केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह इसमें डाले गए। तो फूड डेफिशिएंट रीजन से इंडिया का ये फूड सरप्लस स्टेट बन गई। तो सक्सेस क्या हुआ? हाई यील्ड वैरायटी एक सक्सेस का कारण था। रोबस्ट इरिगेशन, जिसमें ट्यूबवेल वगैरह यूज़ हुए,
और भाखड़ा यमुना कैनाल्स बन चुकी थी और केमिकल इनपुट डाला गया। अब इससे लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव भी पार्ट हुआ। नेगेटिव ये हुआ कि जो आपके ग्राउंड डिप्लीशन है, ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हुआ, सॉइल डिग्रेडेड हुई। तो आपका जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसके बेसिकली नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, क्योंकि उससे आपने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए, पेस्टिसाइड यूज़ किए, ट्यूबवेल से आपने बहुत सा पानी निकाला, तो वाटर डेफिशिएंसी भी क्रिएट हुई। तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, लेकिन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे। अब अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, हरियाणा में इंडस्ट्रीज़ कैसे इवॉल्व की फ्रेंड्स, तो इंडस्ट्री बेसिकली 1966 से हरियाणा आस्ता आस्ता एग्रेरियन स्टेट से इंडिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनना स्टार्ट हो गया। मारुति एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी थी जो हरियाणा में आई, और हरियाणा के लोगों का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा एज अ स्टेट नॉट ओनली प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर में ही है, जो हमने देखा ग्रीन रिवोल्यूशन, बट साथ में हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग में भी आया, जैसे हमने देखा गुड़गांव वगैरह में। और तीसरा हरियाणा आपका जो सर्विस सेक्टर, गुरुग्राम में आप देखते हो कि आईटी सेक्टर भी कितना ज़्यादा ग्रो किया। तो ये हरियाणा के लोगों का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने का कारण है। अब 1930 से 1960s के बीच में कुछ जो डेवलपमेंट हुई वो यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल, जो ओल्डेस्ट शुगर मिल थी एशिया की। 36 में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड यमुनानगर, पेपर से रिलेटेड, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। फिर भरत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड यमुनानगर में। फिर जगाधरी में आपका रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप बना 1952 में। अब ये ईयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाइज आता है कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो 1952 में जगाधरी में रेलवे कैरेज बना। इंडस्ट्रियल अवेकनिंग BHEL 1974 ने मेजर हरियाणा में अपना सेंट्रल पावर थर्मल पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया BHEL ने। एस्कॉर्ट एक बेसिकली कंपनी जो फरीदाबाद में 1979 में आई। मारुति उद्योग 1981-1983 में, जिसको मारुति सुजुकी भी बोलते हैं, और 1981 में एस्टेब्लिश किया और 2 साल के बाद कारें रोल आउट हुई, कारें मार्केट में बिकना स्टार्ट हुई। IOCL की पानीपत रिफाइनरी बहौली पानीपत में है और ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल प्लांट है। ये 1998 में आया। तो आपको ईयर इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कब लगी, जैसे 1952 में जगाधरी में, फिर BHEL 1974, एस्कॉर्ट 1979, ऑटोमोबाइल मारुति उद्योग इसमें, IOCL इस ईयर में। फिर आप अगर देखोगे अब बेसिकली हीरो ग्रुप कब आया, 2000-2007 के बीच में गुड़गांव में हीरो ग्रुप की भी एंट्री हुई। और इस तरीके से सारे के सारा पानीपत रिफाइनरी फिर ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया बेसिकली इन मिलियन मीट्रिक टन। और प्रेजेंटली अगर आप देख रहे हो तो BHEL 2024 में BHEL उसको एक्सपेंड करने के लिए अपना बेसिकली पावर प्लांट क्रिएट कर रहा है यमुनानगर में। और मारुति सुजुकी ने भी बेसिकली अपना थर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं। अब फ्रेंड्स गुरुग्राम जो है वो एक मेन सेंटर माना जाता है, इंडस्ट्रियल हब गुरुग्राम। तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये एक सबर्बन एरिया आता था, एक सबर्ब्स आता था, कोई शहर नहीं आता था, लेकिन अब इसको मिलेनियम सिटी तक के बाद में बना। फिर इसका नाम गुरुग्राम हो गया 2016, 27 सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ने इसका नाम गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया, पुराना नाम यही था। तो मारुति उद्योग, जिसको मारुति सुजुकी बोलते हैं, उसके बनने के बाद गुरुग्राम की डेवलपमेंट हुई, क्योंकि प्राइवेट डेवलपर जैसे DLF वगैरह थे, उन्होंने लैंड ले ली और लार्ज स्केल रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करना स्टार्ट किया। और ऑफिशियली बेसिकली अक्टूबर 2016 से इसको गुरुग्राम बोलना जाना स्टार्ट किया गया। तो लेट 90s और अर्ली 2000s में क्या हुआ, BPO KPO इंडस्ट्रीज यहाँ पे आना स्टार्ट हुई। जनरल इलेक्ट्रिकल ने अपना पहला ऑफिस गुरुग्राम में खोला, IT BPO, जहाँ बूम आना स्टार्ट हुआ इसमें। और बेसिकली जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज आउटसोर्स करना स्टार्ट किया उन्होंने अपना काम इंडिया को। 2000 में मिलेनियम सिटी का इसको स्टेटस मिला और साइबर सिटी भी बना 2003 ऑनवर्ड। DLF ने साइबर सिटी क्रिएट हुआ
और उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ इवॉल्व होते गए और प्रेजेंटली गुरुग्राम जो है इंडिया के टोटल आईटी एक्सपोर्ट का 13% एंड इसका कंट्रीब्यूशन है और 500 प्लस कंपनियां गुरुग्राम के अंदर हैं। तो बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयबिलिटी जो जनरेशन में कंट्रीब्यूशन है गुरुग्राम का वो प्रेजेंटली है। पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स जो है वो 1998 में कमीशन हुआ और काफ़ी बड़ा, ये बेसिकली इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है, साउथ एशिया का 3rd लार्जेस्ट रिफाइनरी हब। तो रिफाइनिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल है, रॉ मटेरियल क्या आता है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन सा बेसिकली जो आपका पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, कौन सा पर्टिकुलर चीज़ कब हुई, क्योंकि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा जिसको बोलते हैं, वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कब बना था, 1977 में, और अब इसका ऑफिशियल नेम हो गया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, HSVP। 2017 से अब हुड्डा नहीं बोलते हैं इसको, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बोलते हैं। पंचकुला में इसका ऑफिस है। तो ये सारे हरियाणा में हैं, लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद का अपना मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और फरीदाबाद का भी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अपनी अलग से है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मेजर बेसिकली जो हरियाणा है वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए और नेशनल फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के और वो मेंटेन किए जाते हैं। प्रोक्योरमेंट जैसे बाग स्टेट एजेंसीज हैं, हैफर्ड वगैरह है, उनके साथ मिलके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो पैडी है या फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एक्वायर करता है। और वेयर हाउसिंग वगैरह के टेंडर्स भी रिलीज होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर एस्टेब्लिश हुई है। और लॉजिस्टिक्स जैसे आपके रीजनल हब्स हैं वो क्रिएट किए गए हैं, पंचकुला में भी हैं, और जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह भी क्रिएट किए जाते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो एक पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी है और वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक लैब भी है और इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 1989 में इसको बताया गया था। और वर्गीज कुरियन जो नोबेल लॉरेट भी हैं, जिनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है वाइट रिवॉल्यूशन, और वो यहाँ पे रहे भी थे। और इसका हेडक्वार्टर बाद में शिफ्ट हो गया था करनाल में। तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और एक करनाल में है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। और कब ये क्रिएट हुई थी, बेसिकली इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी बेंगलोर 1923 में इसको क्रिएट किया गया था और उसके बाद इसके नाम चेंज होते गए और 1970 में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दे दिया गया। एक क्वेश्चन आपका देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी आता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो अभी एक इंटरनेशनल, 12 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, 27 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और 24 स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट में ही यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं जिनको 2025-26 बजट में बोला गया कि हम 4 यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। एक क्वेश्चन आपका आया था कि IIT, तो आप देख लो कि हरियाणा के अंदर IIT नहीं है अभी तक। IIT पंजाब में रोपड़ में है, हिमाचल में मंडी में है, IIT जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो हरियाणा का अपना कोई IIT नहीं है और लेकिन बात जरूर चलती है कि हरियाणा में भी एक IIT होना चाहिए। NIT कुरुक्षेत्र एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है हरियाणा का। यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोई यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है और कहाँ कब वो बना था, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं देख रहा था क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है। जैसे छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, सोनीपत में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का है, महेंद्रगढ़ में है, राइट। उसी तरीके से ऑब्वियसली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 1956 में, जो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हरियाणा से पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 1956, हरियाणा 1966 में बना। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसलिए फेमस है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन 1966, राइट। और एम्स कहाँ बना है, रेवाड़ी में, तो 2024 में बना है, जो बहुत ही पुरानी है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1923। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरानी बहुत है। 1923 जो अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1923 की बनी हुई है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ बना? पंचकुला में बना, राइट। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1963 कुरुक्षेत्र की है, ये बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है, NIT। और एम्स कहाँ बना ये मैंने आपको बता दिया। IIMS कहाँ बना? रोहतक में IIMS में है। IIIT कहाँ है? सोनीपत में है। NIT कुरुक्षेत्र में देखा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। और ये हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल, ये 2017 में बनी है। तो एक बार जब आप देखोगे इनको यूनिवर्सिटीज़ को तो आपको आइडिया भी लग जाएगा, और यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है जो हरियाणा से रिलेटेड है। फिर फ्रेंड्स हमने क्वेश्चंस किए हैं नीचे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप गो थ्रू करोगे तो एक क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, ऐसे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स करने हैं जहां से आपका पेपर स्क्रीनिंग का आपका आराम से हो जाएगा, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो तैयारी करो, एंड आई एम वेरी श्योर आप इस एग्जाम को निकाल ले जाओगे। ये डॉक्यूमेंट ले लेना, क्वेश्चन जरूर कर लेना इसमें से। थैंक यू।